पेज नंबर 14 पे फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, 13 खत्म हो गया था ना गेमेट ट्रांसफर। इन बाइसेक्सुअल सिस्टम देखिए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्लांट में कई सारे प्लांट्स जो होते हैं वो जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, जैसे कई सारे प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ मेल फ्लावर बियर करते हैं, दैट इज दे आर नोन एज द स्टेमिनेट, क्या बोलेंगे स्टेमिनेट। और कई सारे सिर्फ फीमेल फ्लावर कंटेन करते हैं, दे आर नोन एज द पिस्टिलिएट फ्लावर, ठीक है। तो वहाँ पे हमने गैमेट का ट्रांसफर पढ़ा था कि मेल गैमेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेगा, वहाँ पे कुछ केमिकल इवेंट के द्वारा वो क्या करेगा पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब के थ्रू वो कहाँ पर पहुंचेगा ओव्यूल के अंदर पहुंचेगा, फर्टिलाइज करेगा एग सेल को, जाइगोट बनाएगा, और वो जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है बेसिकली, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है तो उसमें हम पढ़ते हैं कि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले हम फिर बात कर लेते हैं, अभी तक तो हमने यूनिसेक्सुअल प्लांट के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट में दो कंडीशन होती है, एक कि एक ही प्लांट पर उसके अलग अलग टहनियों पर एक पे मेल फ्लावर प्रेजेंट हो दूसरे पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट, तो भी बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाता है। और अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, देन दिस इज नोन एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या बोलेंगे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट में डिफरेंस है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही फ्लावर में, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल चाइना रोज जिसको आप बोलते हैं, उसमें एक ही में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए एक ही फ्लावर में, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और ऐसे प्लांट जिनकी अलग अलग टहनियों पर मेल और फीमेल फ्लावर पाए गए तो वो क्या कहलाएंगे, वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। देखिएगा इन सीड प्लांट pollen grains are carriers of male gamete, क्या है pollen grain मेल गैमेट का कैरियर होता है। अब आपको कल ही मैंने बता दिया था कि pollen grain जब डिवाइड करता है तो दो मेल गैमेट बनता है, and ovule have the egg, pollen grain produced in the anther therefore have to be transferred to the stigma before it lead to the fertilization। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जैसे जो एंथर होता है, इस एंथर के अंदर ये पॉलन ग्रेन बनाया जाता है, तो ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर किया जाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको रिसीव करता है वो कहलाता है क्या, स्टिग्मा। क्योंकि ये स्टिकी नेचर का होता है इसलिए इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, चिपचिपा सा होता है। तो ये पॉलन ग्रेन को क्या करता है, अडहेयर कर लेता है। अब ये प्रोसेस जो है वो पॉलिनेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन में भी थ्रू द एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन पढ़ते हैं, और बायोटिक फैक्टर में एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन आप पढ़ते हैं। तो उसमें कई सारे इंसेक्ट, बर्ड्स या अदर ऑर्गन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन। यहाँ पे कह रहे हैं जब पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो ये पॉलन ट्यूब के अंदर ही क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। जब ये पॉलन ट्यूब के अंदर डिवाइड कर जाता है तो ये क्या करता है, दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट इसके अंदर प्रेजेंट होगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक एग सेल होगा, इसको सपोर्ट करने के लिए दो सिनर्जिड सेल होंगे इसके साइड में। इसके अपोजिट साइड में तीन एंटीपोडल सेल होते हैं, बीच में सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो एक सेल से एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, दूसरा वाला मेल गैमेट सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा। इस दौरान सिनर्जिड सेल गायब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और एंटीपोडल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। बचेगा सेंट्रल सेल और एग सेल। तो एग सेल से फ्यूज करने के बाद वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये सीड कहलाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्रूट में। और इसके बाद ये स्टिग्मा और स्टाइल का काम हो गया खत्म, ये
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही हिस्सा बाद में बचता है। In bisexual self-fertilizing plants, example pea, mutton, transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. क्योंकि इसमें anther stigma जो है स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं वो पास पास होते हैं, तो इनमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर आसानी से हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि कई सारे प्लांट्स में बाइसेक्सुअल होने के बाद भी, फ्लावर बाइसेक्सुअल है उसके बाद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, क्यों? हाँ, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में वो अरेंज नहीं होते हैं। जैसे होता क्या है, अगर एक ही फ्लावर पर स्टिग्मा और स्टाइल दोनों प्रेजेंट हैं तो हो सकता है स्टिग्मा की पोजीशन जो है, स्टिग्मा की पोजीशन काफी ऊपर हो एंथर से, तो वो पॉलन को ट्रांसफर नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस केस में जो है सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन ही उसमें पॉसिबल है। तो देखिए pollen grains to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. Pollen grains soon after they are shed comes in contact with the stigma, but in cross pollination plants including the dioecious plant, dioecious का मतलब अलग अलग, a specialized event called the pollination facilitate the transfer of pollen grains to the stigma. तो जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाले प्लांट होते हैं उनमें एक फ्लावर से एंथर जो है रिलीज होता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी तो मीडियम की जरूरत पड़ेगी, भले ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, जा रहा है एयर के थ्रू ही। और जो यूनिसेक्सुअल है यानी डायोसियस है उनका ट्रांसफर होगा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। Called the pollination facilitate the transfer of pollen grain to the stigma. Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tube carrying the male gamete reaches to the ovule and discharge the male gamete near the egg. ठीक है, जब ट्रांसफर हो जाता है तो अभी मैंने आपको बना के बताया कि ये स्टिग्मा पर पहुंच गए, ट्रांसफर हो गया। स्टिग्मा से ये क्या करेंगे? पॉलन ट्यूब बनाएंगे। पॉलन ट्यूब बनाते हुए ये कहां पर पहुंचेंगे? ओव्यूल के अंदर थ्रू द माइक्रोपाइलरी। माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि चलाजा की तरफ क्या होता है? एंटीकोडल सेल्स होती है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होता है? इंटर करता है और एक मेल गैमेट एक सेल से दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस से इन डायोसियस एनिमल since male and female gamete are formed in the different individual, the organ must evolve a special mechanism for the gamete transfer. ठीक है, तो चूंकि जो डायोसियस एनिमल होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं उनमें दोनों डिफरेंट बॉडी होती है, मेल और फीमेल की बॉडी अलग अलग होती है, तो कह रहे हैं उनमें गैमेट ट्रांसफर के लिए स्पेशल काइंड का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है। दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज द कॉपुलेशन, यानी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिसके दौरान मेल अपने गैमेट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर डिस्चार्ज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है तो, अगर एक्सटर्नल होगा तो मेल फीमेल दोनों अपने गैमेट को रिलीज करते हैं। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। तो कह रहे हैं कि सबसे जरूरी बात क्या है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन तो रहा है वो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि ये दोनों पास पास आने चाहिए, फ्यूज करने चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये अभी तक का जो हमने इवेंट पढ़ा है ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, देन हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिएगा फर्टिलाइजेशन आपको बताया गया था फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आइदर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट और बाय द टू डिफरेंट पेरेंट। यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है।
The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. तो सबसे vital event जो है यानी सबसे आवश्यक event जो है वो fertilization. This process called the syngamy result in the formation of diploid zygote. Syngamy का मतलब होता है गैमेट का फ्यूजन ऑफ गैमीट, तो उसको सिनगैमी. दो न्यूक्लियस या दो गैमेट फ्यूज करेंगे बट ऑफ सेम काइंड होने चाहिए. मतलब जिस ऑर्गेनिज का मेल गैमेट हो उसी ऑर्गेनिज का फीमेल गैमेट होगा तभी फ्यूज करेंगे. ठीक है, स्पेसिफिसिटी शो करता है. अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होगा. फीमेल गैमेट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? फर्टिलाइजिंग केमिकल, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलाइजिंग. दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल होने चाहिए, मैचिंग वाले होने चाहिए, तभी इसका फर्टिलाइजिंग इसके एंटी फर्टिलाइजिंग को न्यूट्रलाइज करेगा और तभी इसको पेनिट्रेट कर सकता है, अदरवाइज पेनिट्रेट नहीं कर सकता है. तो नेचुरल कंडीशन में दो डिफरेंट स्पीशीज के गैमेट का फ्यूजन पॉसिबल नहीं है. आर्टिफिशियल में है, लैब में हम कराते हैं तभी तो हम हाइब्रिड प्रोड्यूस कर पाते हैं. तो गैमेट को फ्यूजन हम कराते हैं स्पेशल कंडीशन में. या आपने एक टेक्निक पढ़ी होगी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है, ये हाईली प्रिसाइज टेक्निक होता है. माइक्रो नीडल की मदद से एक स्पर्म को उठा करके सीधे ओवा के अंदर डाल दिया जाता है. तो अब चाहे एंटी फर्टिलाइजर मैच करे चाहे ना मैच करे, दोनों का न्यूक्लियस आपस में क्या करेगा? फ्यूज कर देगा. तो इसी मेथड के द्वारा तो हम कई सारे हाइब्रिड एनिमल प्रोड्यूस करते हैं. जैसे डॉग और कैट की वैरायटी कई सारी हर साल मार्केट में आ जाती है. तो कह रहे हैं दो जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जाइगोट. द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस. तो इसी प्रोसेस के लिए हम फर्टिलाइजेशन भी टर्म यूज करते हैं. जाइगोट फॉर्मेशन या फ्यूजन जो होगा सिनगैमी जो होगा उसके लिए उसके हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. द टर्म syngamy and fertilization are frequently used through interchangeably. मतलब दोनों को हम बारी बारी से यूज कर सकते हैं इंटरचेंज करके, चाहे फर्टिलाइजेशन बोले चाहे syngamy. What would happen if the syngamy does not occur? अगर क्या होगा अगर syngamy ना हो तो दोनों गैमेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. उनकी भी तो एक लाइफ स्पैन है, नहीं फ्यूज कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. भाई अभी आप आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे फीमेल में कि ओवा पर मंथ रिलीज होता है. तो अगर इस पर नहीं पहुंच पाता है तो 24 से 48 घंटे वाइबिलिटी होती है, उसके बाद क्या हो जाता है? डेड हो जाता है. तो उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा. हाउएवर इट हैज टू बी मेंशन्ड हियर दैट इन सम ऑर्गन लाइक द रोटिफर्स, हनी बी एंड इवन सम लिजर्ड एंड बर्ड्स लाइक टर्की, द फीमेल गैमेट अंडरगो development to form the new organ without fertilization. This phenomenon is known as the parthenogenesis. बहुत पहले बताया जा चुका है आपको. पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस दोनों बताया जा चुका है. पार्थिनोकार्पी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाएगा. ठीक है, जैसे बनाना में नेचुरली पाया जाता है, कई सारे में आर्टिफिशियली कराते हैं. जैसे आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी हम करवाते हैं किस लिए? हाँ, सीडलेस फ्रूट को ऑब्टेन कर देंगे. जैसे ग्रेप्स, अंगूर. अब आप थोड़ी ना पसंद करेंगे कि जितने अंगूर खाएं उसमें सीड निकाल के फेंकें. खाने का मजा कितना हो जाए? नहीं चाहिए. पपीता काटते हैं आप, अपने यहाँ काटते हैं तो पपीता पूरे सीड से भरा रहता है. मार्केट से ले आते हैं तो एक आध मिल जाता नहीं तो वो भी नहीं मिलता है, पूरा खाली है. ठीक है, तो हमने क्या किया? पार्थिनोकार्पी कर देते हैं. हाँ, ये सोचने वाली.
वाटरमेलन में भी कई सारी हाइब्रिड स्पीसीज जाती हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वाटरमेलन में जो आपके यहाँ जो वाटरमेलन इंडिजिनस है, देसी वाला है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रैंडमली सीड पाया, और कई सारे मार्केट में आते हैं ना, उनमें एक सीक्वेंस में सीड पाया, ये देखा होगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस से एक लेयर आप लोग काट के इतना निकाल दीजिए, फिर से सीड चला जाएगा, ये इतना हिस्सा बचा। बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, पॉलीकार्बोनेट सीड से लेकर के सांचा बना लेते हैं और उसको रख करके, अब तरबूज चौकोर आता है, गोल नहीं आता। पॉलीकार्बोनेट ट्रांसपेरेंट सीड होती है, तो वो क्या करते हैं ना, उसको जैसे तरबूज जो है छोटा सा फला, तो इसको पॉलीकार्बोनेट से बंद कर देते हैं। पॉलीकार्बोनेट काफी हार्ड होता है, पुलिस वालों का लाठी देखा होगा ट्रांसपेरेंट वाला, पॉलीकार्बोनेट का बना होता है, बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। या केज बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कई सारे लोग एक्वेरियम में जाते हैं, अंदर जाते हैं, शार्क देखने का बड़ा शौक होता है, तो वो पॉलीकार्बोनेट से बने हुए टैंक के अंदर खड़े होकर के उनको उतार दिया जाता है। तो अंदर आप जाइए गहरे समुद्र में, आप लाइव देखिए आपके सामने से, इतना इसके ऊपर भरोसा होता है कि टेस्टिंग की। तो होता क्या है ना, जब ये एक्सपेंड करता है ना, तो इसी का शेप ले लेता है। अब कहेंगे इससे क्या फायदा है, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, यहाँ रखते हैं तो लोड करके कहीं और चला जाता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं बढ़िया से। फिर इसमें कोई डिजाइन नहीं सोच रहे हैं, क्या किया, उसमें फेस बना देते हैं। अब वो तरबूज ही उस फेस के साथ आता है, या कई सारे फल के साथ ऐसा करते हैं। छोड़िए, जापान वाले कई सारे हाइब्रिड फल या सब्जियां उगाते हैं जो लाख लाख रुपए किलो बिकते हैं। वैसे तरबूज के लिए करना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है। खरबूज के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर में होता है, निकाल लेते हैं साथ, खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसके साथ दिक्कत तो होती है। आगे देखिएगा, तो एक्चुअली होता क्या है ना, दो हार्मोन्स है आपके पास, ऑक्सिन और जिबरेलिन। अगर इनका आप ज्यादा छिड़काव कर देंगे ना, तो ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट कर देते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, एक्सेस मात्रा होने की वजह से। तो हम ग्रेप्स वगैरह में इससे करते हैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रॉफिट। तो कह रहे हैं कि कई सारे रोटीफर्स हैं, हनी बी है, हनी बी में तो आप जानते ही, ये पढ़ चुके हैं। कई सारे लिजर्ड में भी ये फिनोमेनन पाया जाता है, और टर्की बर्ड है, इसमें पाया जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाता है, यानी पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। अगला देखेंगे, वेयर डज द सिंगैमी अकर, कहां पे होता है सिंगैमी फ्यूजन। अब ये तो डिपेंड करेगा ऑर्गेन टू ऑर्गेन कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जैसे प्लांट के केस में ओव्यूल के अंदर, कहां, ओव्यूल के अंदर फ्यूजन होगा। एनिमल के केस में अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो फिर कहां पे फ्यूज होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ज्यादातर चांसेस है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। देखिएगा, जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो
तो ज्यादातर चांसेस होता है कि कहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन के केस में मोस्ट प्रोबेबल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इज द एम्पुलर इस्थमस जंक्शन, नॉट एम्पुलर, एम्पुलर इस्थमस जंक्शन, एम्पुलर और इस्थमस का जंक्शन, ध्यान रखें। लेकिन वो तो सब पहले था, अब तो ये खुला ही। ठीक है, अगर एम्पुलर इस्थमस जंक्शन मिलेगा तो आप उसी को प्रेफर करें। आगे देखिएगा, in most aquatic organisms such as the majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, that is water. तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा। आल्सो जिसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा उसमें डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होगा। लेकिन कई सारे ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट जैसे एग लेइंग ऑर्गेनिज्म जितने भी एग ले करते हैं तो फर्टिलाइजिंग एग प्रोड्यूस कर देते हैं। अब उसकी हैचिंग और डेवलपमेंट क्या होगा उनकी बॉडी से बाहर ही, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म exhibiting the external fertilization so great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium, that is water, in order to enhance the chances of syngamy. सारे केसेस में होता है जहां भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होना होगा वहां पे नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होंगे, इनॉर्मस नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। चाहे वो प्लांट पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करे, चाहे मेल किसी भी एनिमल का जो मेल है वो अपने गैमेट को प्रोड्यूस करे। अब अगर फीमेल का भी गैमेट बाहरी फर्टिलाइज होना है तो वो भी नंबर ऑफ गैमेट्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेल गैमेट होते हैं, नंबर ऑफ फीमेल गैमेट से कई गुना ज्यादा। This happens in the bony fishes and frog where a large number of offspring are produced. तो कह रहे हैं इस तरह का फिनोमेनन हम bony fishes में देख सकते हैं और frog में देख सकते हैं। तो frog में फीमेल एग लेकर देती है, frog का एग देखे हुए हैं नॉन-क्लीडोइड होता है। कैसा होता है? नॉन-क्लीडोइड, मतलब उसके ऊपर हार्ड कवरिंग नहीं होती है। पानी के ऊपर तालाब में ऐसे पानी के ऊपर झागनुमा स्ट्रक्चर रहते हुए देखा होगा, व्हाइटिश या येलोइश कलर का। इसी झाग के अंदर उस फीमेल के एग होते हैं कहीं से। एक्चुअली ये जिलेटिनस मॉस जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिलेटिन जैसा चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब मेल के द्वारा ये स्पर्म प्रोड्यूस कर लिया जाएगा जो कि काफी संख्या में होंगे, बिलियन ऑफ स्पर्म होंगे। अब ये रीच करेगा जो जिसे फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा जो डेवलप करके क्या करेगा, लार्वा बनाएगा, टेडपोल, ठीक है। फिर टेडपोल का डेवलपमेंट होगा, फिर अपने टेल को पुश कर देगा और फिर पानी से बाहर निकलेगा। जब तक लार्वल स्टेज में रहेगा तब तक पानी में रहेगा, जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा यानी मेटामॉर्फोसिस होगा तब वो क्या करेगा, पानी से बाहर चला या पानी में ही रहे उसके ऊपर। A major disadvantage is that the offspring are externally vulnerable to the predators, threatening their survival up to adulthood. सबसे बड़ी दिक्कत ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, एक्सटर्नल डेवलपमेंट की, कि इनके लिए सर्वाइवल के चांसेस घट जाते हैं। क्योंकि अब ये एग है, पानी के साथ बह करके किनारे लगे, गैमेट्स पहुंच ही नहीं पाए, या इसको कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म खा भी तो सकते हैं इसको, ठीक। इसके बाद मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट से लार्वा बना, लार्वा को मछली खा गई या दूसरे इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने वाले खा गए। जितने बचे हुए सर्वाइव कर पाएंगे तो सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जिसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है या जिनमें भी पैरेंटल केयर नहीं पाई जाती है उनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। जैसे कई सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स एग ले करने के बाद उनमें पैरेंटल केयर नहीं पाई। many टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर रहते हैं,
belonging to the fungi, higher animal such as the reptile, bird and mammals. ये हायर एनिमल की कैटेगरी है। reptile, birds or mammals, and in a majority of plants, that is bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, syngamy occurs inside the body of organism. Hence, the process is called the internal fertilization. तो इन सब में क्या होता है? Internal fertilization. In all these organs, egg is formed inside the female body, where they fuse with the male gamete. फीमेल के अंदर एग बनेगा, मेल के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, जो फ्यूज करेगा एग सेल के साथ। इन ऑर्गेनिज्म exhibiting the internal fertilization, the male gamete is motiled and has to reach the egg in order to fuse with it. तो कह रहा है कि मेल गैमेट बनाने के बाद कहाँ फीमेल गैमेट तक पहुंचना चाहिए, किस लिए? उससे फ्यूज करने के लिए। In these even though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of egg produced. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वही केसेस होते हैं कि जितने एग प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके कंपैरेटिवली मेल गैमेट ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं या स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन सीड प्लांट जो जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, however the non-motile male gamete are carried to the female gamete by the pollen tube. कह रहे हैं कि यहाँ पे एक मेल गैमेट यानी pollen ग्रेन जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचता है? pollen tube के द्वारा। किसके द्वारा? pollen tube के द्वारा। बाकी एनिमल्स में ज्यादातर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? स्टीरियोसीलिया पाएगा। क्या होता है? स्टीरियोसीलिया या सीलिया। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब अगला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन में आपने क्या बनाया? जाइगोट, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किए, तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना है, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या कहलाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला है, अब इसमें जाइगोट देख लीजिए, जाइगोट क्या होता है, फिर हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन जो है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर एक ऑर्गेनिज्म में जाइगोट। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, दैट इज यूजुअली वाटर, whereas in those exhibiting the internal fertilization zygote is formed inside the body of organism. तो जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो zygote भी बाहर बनेगा, इंटरनल होगा तो इंटरनल फॉर्म होगा। Further development of the zygote depends on the type of the life cycle the organism has and the environment it is exposed to. जाइगोट बनने के बाद उसका आगे का डेवलपमेंट इस बात पे निर्भर करेगा कि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होगी या उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बताइए जिसमें फर्टिलाइजेशन कहीं और होता हो और एम्ब्रियो कहीं और बनता हो, या गैमीट कहीं और बनता हो, फर्टिलाइजेशन कहीं और होता हो। जैसे गैमीट कहीं किसी दूसरे की बॉडी में और उन दोनों का फ्यूजन दूसरी बॉडी है। I'm not talking about the artificial insemination and so on, जिसको आप बोलते हैं हाँ गिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उसके बारे में नहीं बात करें। नेचुरल प्रोसेस। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में गैमेट बनता है और जब फीमेल मॉस्क्यूटो सक करके ले जाती है तब फर्टिलाइजेशन उसके बॉडी में होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमारे बॉडी में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल वाले जो
कुछ में ऐसे केसेस देखे जाते हैं। ठीक है, तो गैमेट हमारे अंदर बना है प्लाज्मोडियम का, और फ्यूजन मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होता है। आगे देखें, इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई एंड एल्गी, जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू द डेसिकेशन एंड डैमेज। कह रहे हैं फंजाई और एल्गी में जब जाइगोट बनता है ना, तो अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है, जैसे वो डेसिकेशन यानी सूखने से बचा रह सके, सूखने ना पाए या डैमेज किसी तरह का उसको नुकसान ना हो। इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर द जर्मिनेशन, तो कह रहे हैं जर्मिनेशन से पहले ये इसका रेस्ट पीरियड होता है। इन ऑर्गेनिज्म विद द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कह रहे हैं आप पढ़ चुके हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। जाइगोट डिवाइड्स बाय द मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू द हैप्लॉइड इंडिविजुअल। तो ये कह रहे हैं अपने क्लास 11 की बुक से कंसल्ट करिए, उसमें पढ़िए हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। अगला देखिएगा, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अंडरलाइन करिएगा, जाइगोट लिंक है, जाइगोट एक लिंक है जो एक ऑर्गेनिज्म से अगले ऑर्गेनिज्म के बीच का कनेक्शन, मतलब जनरेशन, एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन से को क्या करता है, आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। Every sexually reproducing organism, including human being, begins life as a single cell zygote। पहले एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सिंगल सेल है जिससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है, तो सिंगल सेल जाइगोट ही होता है, एक ही सेल ही होती है इसमें। लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये स्पर्म, ये ओवा, ये भी हम स्पर्म सेल बोलते हैं और इसको हम ओवा या एग सेल बोलते हैं, तो दो सेल फ्यूज कर रहा है ना, ये कंप्लीट सेल नहीं होता। कंप्लीट सेल ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं होती, इसका सिर्फ न्यूक्लियस होता है, इसका सिर्फ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल दो ही काम की चीज है, वही अंदर जाती है, मिडिल पीस और टेल को अंदर जाते समय ही छोड़ देता है बाहर, तो कंप्लीट सेल नहीं फ्यूज करता है। स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल सिर्फ एग सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, क्योंकि जब एग सेल आप फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जब स्पूजेनेसिस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा मियोटिक डिवीजन के दौरान सेकंड पोलर बॉडी के साथ इसका सेंट्रियोल चला जाता, तो फीमेल एग खुद डिवाइड नहीं करती। खैर इस पे रिसर्च चल रही है। हमारे देश के महान साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट बोलिए, बिजनेसमैन बोलिए, नहीं हमारे देश के नहीं, फॉरेन कंट्री, एलन मस्क, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 2030 तक सिर्फ फीमेल गैमेट से ही नए ऑर्गेनिज्म को बनाया जा सकता है। तो हमको लग रहा है मेल का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। क्या भैया तुम्हारी जरूरत है? हनी भी बना देंगे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। और क्या सेंट्रियोल में सेंट्रियोल डाल, ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है तो न्यूज वाले उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। ऐसे ही कुछ सालों पहले, 2-4 सालों पहले मैं न्यूज में देख रहा था, बार बार आ रहा था कि अब जो है फीमेल ही जो है बर्थ दे सकती है, मतलब उसके ही गैमेट से सिर्फ नया ऑर्गेन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कई सारी टेक्निक है, जैसे एक्चुअली उसको सेल को डिवाइड करने के लिए स्टिमुलस चाहिए होता है। अब वो स्टिमुलस कैसे भी दे सकते, बट अब पूरा डेवलप करेगा नहीं, या कुछ सेल मास डिवाइड करने के बाद फिर रुक जाएगा नहीं। अब हो सकता है कि उसके एक्सप्रेशन के लिए कई सारे जीन रिस्पॉन्सिबल हो, कुछ जीन हो जो पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा होता हो। करिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई। मेल हनी भी फीमेल हनी भी को बाहर से देखने थोड़ी पता पाओगे हैप्लॉइड आईडी का है, तो उसका जीनोटाइप है ना, हम तो फिनोटाइप देखते हैं ना, हम क्या देखते हैं फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस हमको दिखाई देता है।
अब किसी को देख के थोड़ी पता लगे कि तुम हैप्लॉइड हो, तुम डिप्लॉइड हो। उसके बॉडी के सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, दैट्स इट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पर भी तो वही सारे जीन पाए जाते हैं जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पे, क्योंकि दो होमोलॉगस पेयर होते हैं ना, तो सारे जीन उसमें पाए जाएंगे, सारे एक्सप्रेशन तो होगा। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। Embryogenesis refers to a process of development of embryo from the zygote. Zygote से embryo का बनना ही embryogenesis है। During embryogenesis, zygote undergoes cell division, that is mitosis and cell differentiation. ध्यान रखिएगा, आगे वैसे पढ़ेंगे आप इसके बारे में, इसको क्लीवेज, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें सेल का मास नहीं इंक्रीज करता है, सेल का नंबर लगातार इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज करता जाता है, साइटोप्लाज्म पर सेल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये भाई रेशियो इंक्रीज करता है, क्लीवेज कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जब आपको बताया था मैंने कि जाइगोट जो है डिवाइड सिंगल सेल है, जब ये डिवाइड करता है तो मल्टीपल सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर जो होता है, ये कुछ सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है। इसमें प्राइमरी लेवल का कहते हैं डिफरेंशिएशन होता है। प्राइमरी लेवल का डिफरेंशिएशन मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनेगा, बताया था, एक्टो, मेसो और इंडो बनेगा। अब इन सेल्स से या टिश्यू में फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तब ये पर्टिकुलर ऑर्गन या बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करेंगी, और इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्गन्स का कौन सा बॉडी पार्ट किस ओरिजिन का, किससे बना हुआ है, मेसोडर्मल टिश्यू से बना होगा तो मेसोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल सेल से बना होगा तो एक्टोडर्मल ओरिजिन। लेकिन ये अनडिफरेंशिएटेड सेल मास जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टेम सेल, क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। तो हमारे में स्टेम सेल कहलाता है, प्लांट में अनडिफरेंशिएटेड सेल मास जो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल या टोटिपोटेंट सेल कहलाता है, मेरिस्टेमेटिक का टोटिपोटेंट सेल। तो अभी इसका भी कल्चर चल रहा है, स्टेम सेल कल्चर चल रहा है, स्टेम सेल बैंकिंग। नई टेक्निक आई है मार्केट में कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो तो क्या कर सकती है, अपने बच्चे का स्टेम सेल प्रिजर्व करवा सकती है। तो होगा क्या, इनिशियल प्रेगनेंसी के स्टेज में ही जब सेल डिफरेंशिएट नहीं हुई होती है तो यहाँ से कुछ सेल्स निकाल लिया और उसको प्रिजर्व कर दिया कि इन फ्यूचर हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक आई है जैसे हम ऑर्गन की क्लोनिंग कर सकते हैं। तो यहीं से सेल कुछ उठा लेंगे, न्यूट्रिटिव मीडियम में डिवाइड करके लीवर, किडनी, आँख, नाक जो बनाना होगा बना करके लगा देंगे, तो दूसरे से मांगना नहीं पड़ेगा ना, हमारा सेल रखा हुआ है, हम उसे ऑर्गन ऑर्डर दे करके बनवा देंगे कि भैया किडनी खराब हो गया है, किडनी तैयार रखो, लगवाना है। वैसे अभी इस पे काम चल रहा है, इस तरह के प्रोसेस पे काम चल रहा है। जैसे हमने चूहे के पेट पे काम हुआ है, स्टेम सेल को चूहे के पेट पर हमने डाल करके ह्यूमन ईयर ग्रो कराया है उसके पेट पर, फिर उसको काट करके निकाल के ट्रांसप्लांट लगा दिया। हमारी ही बॉडी की सेल है ना, तो हमने सिर्फ उसको नरिशमेंट के लिए उसकी दूसरी बॉडी में रखा, बस और कुछ नहीं। उस सेल के अंदर जीनोम तो हमारा ही होगा ना, सेल डिवाइड कर रहा है, सिर्फ न्यूट्रिटिव मीडियम उसे मिल रहा है, सिर्फ नरिशमेंट मिल रहा है और कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में लोगों के हाथ पैर उंगलियां कट जाती हैं, तो अगर आपको ऑर्गन मिल जाए तो उसको ले जाइए और डॉक्टर के पास ले जाइए, तो हो सकता है फिर से उसको जोड़, उस समय नहीं बाद में। ऐसे कई सारे केसेस में किया गया। एक इंसान का पंजा ही कट गया था इतना, उसको उसके पैर से जोड़ दिया गया, थाई में ऑपरेट करके यहाँ से जोड़ दिया गया, वहाँ से उसको कनेक्शन दे दिया गया ब्लड वेसल्स वगैरह की, तो वहाँ से सप्लाई लेता रहा। फिर जब ये हील हो गया तो फिर ऑपरेशन करके इसको फिर से जोड़ दिया। कहेंगे व्हाट अबाउट द नर्व, उसको कैसे जोड़ा, तो रीजनरेट नहीं करता। ओनली नर्व सेल्स में न्यूरॉन्स नेवर रीजनरेट्स।
Other kind of nerve cells can regenerate because they have the centriole. बिल्कुल करेगा, सिर्फ न्यूरॉन की फंक्शनिंग के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होता है, उस कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर हमको नहीं पढ़ा है। हमारे पास कई सारे अदर कनेक्टिव टिश्यू सेल भी तो हैं नर्वस सिस्टम में, तो वो रीजनरेट करके ग्रो करके उसके जैसा फंक्शन उसको एडॉप्ट कर लेती है उसके पास जरूरत पड़े तो वो अलग विषय है आपका। जैसे मान लीजिए कभी हाथ जला है, बहुत बुरी तरीके से जल जाता है लोगों का, तो उस समय तक हार्ड हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, ऐसा फील होता है, कोई फीलिंग नहीं आती है, लेकिन बाद में फीलिंग आती है कि नहीं आती? देन देख लीजिएगा एम्ब्रियोजेनेसिस refers to the process of development of the embryo from the zygote. During the embryogenesis, zygote undergoes cell division, that is mitosis and cell differentiation. While cell division increases the number of cells in the developing embryo, the cell differentiation helps the group of cells to undergo the certain modification to form the special tissue and organ to form the organism. तो अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। तो धीरे धीरे ये डिफरेंशिएशन जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी लेवल पर वो पहले एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब इस मेसोडर्म सेल्स जो मेसोडर्म की सेल्स हैं एक साथ एग्रीगेट होकर के एक स्पेशल फंक्शन अडॉप्ट कर लेंगे कुछ सेल, तो इनको टिश्यू बोलेंगे। ये टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर के कंप्लीट ऑर्गन बना देगा। तो कंप्लीट ऑर्गन के अंदर कई सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाएंगे, जैसे हमारे ही अंदर देख लीजिए डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, नर्वस है, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। तो कई सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, सब ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिनकी ओरिजिन अलग अलग होती है या कई सारे ऑर्गन की सेम यूज। You have studied about the process of cell division and differentiation in the previous classes। क्या रहे हैं इसके बारे में आपको पढ़ चुके होंगे, कहाँ सेल और सेल डिवीजन। अगला देखिएगा, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। कोई ओविपेरस भी है? कौन? ओविपेरस मतलब अंडयुज और विविपेरस मतलब जरायुज, मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको विविपेरस, और जो अंडे देते हैं, एग ले करते हैं, उनको ओविपेरस। ओविपेरस
एक्चुअली इंटरमीडिएट स्टेज होती है। जैसे ओविपेरस एग लेकर, विविपेरस एग1 को बर्थ देते हैं, बट आफ्टर द डेवलपमेंट अगर जो एग ना प्रोड्यूस करे, एग1 को बर्थ दे लेकिन उसका डेवलपमेंट पूरा ना हुआ हो, उसको ओविपेरस बोल देते हैं, मार्सुपियल्स कंगारू। तो इसलिए उनके पास स्पेशल टाइप का अडॉप्टेशन पाया जाता है, मार्सुपियल पाउच, जिसके अंदर रख करके वो अपने बच्चे का डेवलपमेंट पूरा कराते हैं, तभी उसको रिलीज। Based on the whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside, that is whether they lay fertilized or unfertilized egg or give birth to young-one। तो अगर fertilized या unfertilized egg प्रोड्यूस करेंगे तो ओविपेरस, चाहे fertilized हो या unfertilized होगा तो जिस मीडियम में रिलीज करेंगे वहां fertilized हो जाएगा, और fertilized होगा लाइक द बर्ड्स और रेप्टाइल्स तो उसके इंक्यूबेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको इंक्यूबेट करने की। इंक्यूबेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गन अपने बॉडी के टेम्परेचर से उसके डेवलपमेंट को कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर बना दिया। हमारे पास आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर है, मुर्गी अंडा देती है, डजंट मैटर वो उसको इंक्यूबेट करे ना करे, ले जाइए इंक्यूबेटर में रख दीजिए, चैम्बर में बंद कर दीजिए, वहां का टेम्परेचर मेंटेन है, वहां से चूजे निकल जाएंगे। तो कई बार आप देखते होंगे पूरे गाड़ी भर भर के चूजे जाते हैं गद्दे के अंदर, तो उतने ढेर सारे निकलेंगे कहां से, सारे अंडे को इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय द हार्ड कैल्केरियस सेल आर laid in a safe place in the environment and after a period of incubation young-one are hatch out। तो young-one क्या होता है, अंडे को तोड़ करके बाहर आ जाता है। On the other hand, in the viviparous animal, majority of the mammals, including the human being, the zygote develop into a young-one inside the body of female organism। तो कह रहे हैं कि जो viviparous होते हैं उनमें फीमेल की बॉडी के अंदर ही young-one का डेवलपमेंट होता है। तो क्या हमेशा फीमेल की बॉडी में ही होगा, मेल की बॉडी में नहीं होता है? बताओ। हिप्पोकैम्पस, उसके बाद ब्रूड पाउच पाया जाता है, फीमेल आकर के अंडे दे देती है, जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो उसी से बच्चे निकलते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज द अब देखिएगा जो एग ले करते हैं उनमें सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे, लेकिन जो एग-1 को बर्थ देते हैं उनमें पेरेंटल केयर भी पाई जाती है, और जिनमें भी पेरेंटल केयर पाई जाएगी उनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसके आगे आप पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे दिया है कि प्लांट में कैसे डेवलपमेंट होता है, तो फ्रूट क्या होता है या पेरिकार्प क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं डिस्कस कर लूंगा, नहीं समझ में आएगा नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर है। ये सर्च करना है, इंटरनेट पे ढूंढने की जरूरी नहीं जब तक वर्ड नहीं डालेंगे। नियोटीनी